तो इसके पहले के पार्ट में हमने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, जो कि है टेररिज्म अ ग्लोबल प्रॉब्लम। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद और ग्लोबल मीन्स वैश्विक समस्याएं, क्योंकि टेररिस्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इंडिया में उनको प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड देखने जाएं तो टेररिस्ट की वजह से बहुत सा नुकसान हर एक देश को उठाना पड़ा है। तो चलो देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। In the 21st century, terrorism has become a problem for human society. It is a global problem. Terrorism leads to destruction of human rights, bloodshed, destruction, fear, chaos, violence, unrest, etc. Although terrorism has no connection with any religion or sect, yet by linking terrorism with religion, terrorists are getting indulged in cowardice and hateful act. Terrorism is a hindrance in the progress of a nation. Terrorism is related to violence which openly violates the principle of live and let live. तो 21वीं सदी में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या हमें देखने को मिल रही है तो वो है टेररिज्म। ये एक ऐसा समस्या बन गया है कि ह्यूमन सोसाइटी को सबसे ज़्यादा खतरा सिर्फ टेररिज्म से है, और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी माना जाता है। आतंकवाद जो है वो सिर्फ विनाश लाता है। किस चीज़ का? इंसानी हक जो हैं हर तरफ वो छीन लिए जाते हैं, हर तरफ खून ही नज़र आएगा, हर तरीके का विनाश नज़र आएगा, भीड़ भाड़, तहलके, अहिंसा, मतलब इन शॉर्ट बोले तो जो भी रेस्ट लाइफ होती है, जो भी मौज मस्तियाँ होती हैं, जो भी शांति होती है, पीस को टोटली डिस्ट्रक्ट कर देता है। कौन? टेररिज्म। टेररिज्म देखने जाएं तो वैसे इसका किसी भी धर्म जाति से कोई इसका लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लिंकिंग माना जाता है टेररिज्म को। किसके साथ? किसी भी धर्म के साथ वो लोग जोड़ करके एट द एंड वो क्या करते हैं, उसको उसका फ़ायदा उठाने का काम करते हैं। जैसे टेररिज्म को बताया जाता है कि कायरों का काम है, और इससे सिर्फ हर जगह क्या फैलाई जाता है? नफरत फैलाया जाता है। हम जानते हैं कि एक आतंकवादी को जब भी हम देखते हैं तो हम उसको देख करके अच्छे आशीर्वाद तो देते नहीं हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है जिसकी वजह से वो सिर्फ लोगों से गालियाँ सुनते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की जो बद्दुआएं होती हैं वो टेररिज्म यानी टेररिस्ट को मिलती हैं। टेररिज्म जो है ये आतंकवादी जो ये किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी देश में, वहाँ की जनताओं पर, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ पर, तो ये जो टेररिज्म है ये कहीं ना कहीं एक अवरोध माना जाता है। किस चीज़ का? किसी भी देश की प्रगति का। टेररिज्म को हम सीधे रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? हिंसा के साथ, जो कहीं ना कहीं एक सिद्धांत को तोड़ता है। कौन सा सिद्धांत है? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। टेररिज्म क्या है? ना वो जीते हैं और ना ही किसी को जीने देते हैं। टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड एंड डेलिबरेट वायलेंट एक्ट. Terrorists are engaged in violent activities like suicide attacks, throwing bombs, hiding weapons and using them, kidnapping, hijacking of plane, suicide attacks, smuggling of narcotic drugs, etc. तो टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि टेररिज्म क्या है? एक प्लान्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज वे में और अपनी इच्छा से किए जाने वाली हिंसा का काम। टेररिस्ट जो होते हैं वो किस तरीके की एक्टिविटीज में से जुड़े हुए होते हैं? तो सुसाइड अटैक करना, बम फेंकना, हथियारों को छुपाकर दूसरों पे अटैक करना, उनका इस्तेमाल करना किडनैपिंग के लिए, प्लेन को हाईजैक करने के लिए, सुसाइड अटैक करने के लिए, या फिर ऐसे ड्रग्स जो कि नशीले पदार्थ होते हैं जिसको हम ओपनली नहीं बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, उसका स्मगलिंग करने में सीधे कौन रोल प्ले करते हैं? टेररिस्ट। अब हम देखने जा रहे हैं रिबेलियन और टेररिज्म इन इंडिया, यानी विद्रोही कौन कौन से हैं और टेररिज्म उसका सीधे टेररिज्म से क्या लिंक्ड है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में द टर्म टेररिज्म एंड रिबेलियन के बीच में एक माइनर सा एक थिन लेयर है। वो लेयर क्या है वो डिफरेंशिएट पढ़ेंगे तो पता लग जाएगी। पहले देखते हैं रिबेलियन। रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम। किसी भी चीज़ की विद्रोह करना, विद्रोही जो होते हैं किसी भी चीज़ को अपोज करना, वो एक सामाजिक समस्या है, एक राष्ट्रीय समस्या है, जबकि ग्लोबल प्रॉब्लम माना जाता है टेररिज्म। इट इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ये रीजनल लेवल पे फैला जाता है। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, खुद की सरकार के खिलाफ। जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसके खिलाफ जब अपनी
असहमति दिखाते हैं, तो जो वो हम विद्रोह करते हैं उसे रिबेलियन का एक्ट माना जाएगा। तो ऐसा आज की डेट में आप देख सकते हो कि जो किसान एक्ट आया है, हाँ, फार्मर्स एक्ट जो लाया गया है, उसके खिलाफ कई लोगों ने अपना मोर्चा खोल के रखा है, तो वो एक रिबेलियन एक्ट माना जाएगा। जबकि इट इज ईदर अगेंस्ट ओन कंट्री और एट अगेंस्ट अदर कंट्री, इट इज स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल। ये जो है टेररिज्म हमारे देश के खिलाफ भी हो सकता है, दूसरे देशों के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल तक भी फैला हुआ है। इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। ज्यादातर ये जो भी रिबेलियन का एक्ट जो किया जाता है वो ज्यादातर वहाँ के किसी भी रीजन में रहने वाले जो लोकल लोग होते हैं उनकी सहायता से फैलाया जाता है। जबकि इसमें लोकल सपोर्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मिल भी सकता है इन द सेंस हम जानते हैं कि जब जॉब नहीं मिलती है यंगस्टर्स को, यूथ को जब जॉब नहीं मिलती है और उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, ऐसे टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, और जब उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो कुछ ऐसे एक्ट कर लेते हैं जिसमें वो किसी को किडनैप कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं। तो ये सब एक तरीके से इस तरीके के एक्ट में कंसिडर किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रिबेलियन इज हिंड्रेड। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी भी स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा किन लोगों की वजह से उसमें अड़चने आती हैं, तो रिबेलियंस की मदद से। जबकि डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म इज हिंड्रेड। इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी भी देश का जब प्रगति अटक जाता है तो सबसे बड़ा उसमें अवरोध कोई पैदा करता है तो वो है टेररिज्म। तो ये एक माइन्यूट डिफरेंसेस थे बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। नाउ लेट्स सी द other topic, that is, thus we see that the rebellion originates from local dissatisfaction and there is no such restrictions on terrorism. Today India is fighting against internal rebellion and terrorism. तो हम कह सकते हैं रेबिलियन जो है वो लोकल एरिया से शुरू होता है, जब उनमें लोकल लोगों में असंतुष्टि की भावना पैदा होती है और फिर आगे जा करके वो ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे वो टेररिस्ट या टेररिज्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे देश में आज के डेट में ये भले इंटरनल रिबेलियन की बात करें या टेररिज्म की बात करें, दोनों तरीके से हमारा देश जो है वो परेशान है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नक्सलिस्ट मूवमेंट। इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ tung, some naxalists started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal. This fierce ideology is called Naxalism because it originates in a village, Naxalbari, in West Bengal. With its beginning in West Bengal, it has spread now in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Kerala, Odisha, Tripura, Madhya Pradesh, mountainous and forest region. There are two major organizations with People's War Group and Maoist Communist Center. चाइनीज रेवोल्यूशन एक हुआ था, ठीक है, उससे इंस्पायर होके उसके जो लीडर थे वो कौन थे, माओ से टंग जो थे, उन्होंने कुछ नक्सलिस्ट कम्युनिटी को बनाया और उसको हमारे देश में शुरू करवा दिया। धीरे धीरे इंडिया में भी वो शुरू हुआ कब, 1967 में, खास करके शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये जो इनकी सोच थी, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, उसको कहा जाता है नक्सलिज्म। क्योंकि ये शुरू कहाँ से हुआ था, नक्सलबारी नाम का एक गांव है वेस्ट बंगाल में, वहां से शुरू हुआ था, इसीलिए इसको नक्सलिज्म कहा जाता है। इसकी शुरुआत नो डाउट हुई थी वेस्ट बंगाल में, लेकिन धीरे धीरे अब ये आपको झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, उड़ीसा में, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के कुछ पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में फैले हुए ऐसे लोग नजर आएंगे। इनके दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक ग्रुप का नाम दिया है पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरे ग्रुप का नाम दिया है माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। तो नक्सलिस्ट जो हैं वो भी कोई अहिंसा को फैलाने का काम नहीं करते, वो भी हिंसा ही फैलाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों को परेशान करते हैं, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसर्जेंस इन नॉर्थ ईस्ट। Since independence, the insurgency in northeastern India has been a perennial problem for India. Some factors which stimulate insurgency are many tribal communities, hilly and forested landscape, mutual cooperation among militant groups, international boundary at few places, and indulgence of foreign agencies, etc. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही इंसर्जेंसी की जो भावना है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, वो हमेशा की समस्या बन के रह चुकी है हमारे देश की। उसके लिए कुछ रीजंस माने
माने जाते हैं जो इंसर्जेंसी को हमारे देश में पैदा कर रहे हैं, खास करके जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो आदिवासियों का वहाँ पे झुंड है, जो जंगली या फिर पहाड़ी के एरिया में रहते हैं, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, किसके साथ, मिलिटेंट ग्रुप जो होते हैं उनके साथ चल करके वो इंटरनेशनल वे में परेशानियां क्रिएट करते हैं। कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री की वजह से भी हमारे देश का दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस हैं वो सेट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी इश्यूज होंगे जो आप हमारे देश में देख सकते हैं। जैसे हम नेपाल के साथ जो बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं वो भी एक ही इश्यूज माने जाते हैं। जैसे कौन कौन से एरिया हैं हमारे देश के जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। जिसमें पहला है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड असम। इनके अंडर रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, अगेन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का काम करते हैं। These rebellion organizations have been struggling for the demand of separate state to secure their own political economic interest or on the questions of illegal immigration. So because of it economic, social, administrative and political systems are damaged. अब ये जितने भी रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसलिए देश में अशांति नहीं फैला रहे हैं ताकि वो अपनी इच्छा पूरी करवा सके। वो चाहते हैं कि देश से ये पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं, जो एरियाज हैं वो सेपरेट हो जाएं। सेपरेट इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो अपनी खुद की वहाँ पे राजनीतिक जो उनका प्लान्स है उसको लागू करवा सकें, इकोनॉमिक तौर पे लोगों से हेल्प ले सकें और जो भी दूसरे काम है वो करवा सकें। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और जो ऑफिशियल वर्क्स है वो ऐसी जगहों पे काम करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता और इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी अशांति फैली रहती है। नाउ लेट्स डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज टेररिज्म इन कश्मीर। कश्मीर में फैला हुआ आतंकवाद। India became independent on 15th August 1947. Two separate nations, India and Pakistan, were formed. Pakistan has captured some part of Kashmir after independence. Jammu and Kashmir is an integral part of India. Still, Pakistan tries to capture it every now and then. It has even fought war for this, and in every war, India has inflicted a humiliating defeat to it. Terrorism has increased in Kashmir after 1988. The terrorists have terrorized people by kidnapping, murders, bomb explosion, etc. to fulfill their motive. As a result of it, families of many Kashmiri Pandits had to migrate. Thousands of such families are living as refugees outside Kashmir. Terrorism in Kashmir is supported from across the border. हमारे देश में इंडिया जो है जब इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद दो अलग अलग राष्ट्र बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है उसने आज़ादी जब वो सेपरेट हुआ था तभी कश्मीर के कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा जमा लिया था इंडिपेंडेंस पाने के बाद, जिसमें जम्मू और कश्मीर जो है वो इंडिया के इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं। अभी भी पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी कोशिशें करता है कि किसी भी तरीके की बाकी के जो पार्ट्स हैं कश्मीर के वो इनको मिल जाएं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे वॉर्स भी किए। हर साल ऐसे बहुत सारे वॉर्स होते हैं जिसमें इंडिया ने उनको हमेशा शर्मसार करने वाली हार दी है, यानी पाकिस्तानी हमेशा हारे हैं। लेकिन फिर भी आतंकवाद जो है वो हर साल वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है और ये आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो 1988 से शुरू हुई हैं। टेररिस्ट ने क्या किया, लोगों को डराया, खौफ पैदा कर दिया। कैसे? उनको किडनैप करके, मर्डर करके, लाइव बम को फेंक करके, और इससे वो अपनी जो भी इच्छाएं थे वो पूरी करने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए हैं। इसकी वजह से फ़र्क ये पड़ा कि कुछ कश्मीरी पंडित जो थे उनको कश्मीर के हिस्सों को छोड़ करके दूसरी जगह जाके शरणार्थी बनना पड़ा, रेफ्यूजी बनना पड़ा, और कश्मीर के बाहर उनको रहने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। कश्मीर में ये जो टेररिज्म है ये सिर्फ इन भारत देश के अंदर के तौर पे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि आउटसाइड जो बॉर्डर्स है उनको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी मदद से ही हमारे कश्मीर के कुछ हिस्सों में वो आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। द इंटेंशन ऑफ द टेररिस्ट इज टू क्रिएट फियर एंड इंस्टेबिलिटी इन इंडिया. India is determined to face them firmly. India opposes terrorism not only in India but also anywhere, in any form and at any time. In order to end terrorism, soldiers of India have accepted martyrdom. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, उनका एक ही ध्येय होता है। क्या ध्येय होता है? कि डर पैदा करो, ठीक है, स्टेबिलिटी ना आ पाए भारत के देश में जनताओं के बीच में। लेकिन इंडिया जो है हम जानते हैं वो हमेशा अटल खड़ा ही रहा है
ठीक है, हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं वो हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमारे देश में आतंकवाद ना फैले उसके लिए उन्होंने अपनी जानों को गंवाया है और कई बार वो शहीद भी हो गए हैं। तो सामाजिक असर क्या आता है टेररिज्म का? लेट्स डिस्कस दैट। Terrorism leads to disintegration of the nation. Terrorism creates feeling of fear, suspicion among the people because of activities like fear, robbery, violence, etc. Its effect is felt in all age groups. Education suffers adversely in terrorism affected area. सबसे पहली बात तो असंतोष की जो भावना है हमारे देश में वो पैदा होता है, इससे डर पैदा होता है लोगों के बीच में, लोग एक दूसरे पे शंका के माहौल में बातचीत करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके मन में जो डर है कि कहीं चोरी चकारी हो रही है, हिंसा भड़कना, ये सारे रीजंस के कहीं ना कहीं एक लोग जो है दूसरे लोग पे विश्वास करने से डरते हैं। इसका जो डर है वो हर तरीके के एज ग्रुप्स में देखने को मिला है, खास करके शैक्षणिक जो समस्या है उसका काफ़ी ज़्यादा असर हमें टेररिज्म का उस पर देखने को मिला है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे इस तरीके के एक्ट्स होते हैं लोग घर से बाहर निकलना बंद हो जाते हैं, तो एजुकेशन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड डिमिनिश, क्योंकि आतंकवाद इतना ज़्यादा फैला हुआ है, लोग एक दूसरे पे भरोसा करते थे, जो भाईचारे की भावना थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। Many times it leads to communal conflicts and social arrangements are shared into fragments. Chaos and unrest is generated in the society. People cannot celebrate social functions with enthusiasm. As a result of it, interrelations connecting people are disrupted. कई बार तो जो दंगे फसाद हैं बिटवीन टू कम्युनिटीज़ उसका भी असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सामाजिक जो सेटलमेंट होती है वो भी इधर उधर बिखर जाती है, हर तरफ सिर्फ अशांति ही नज़र आती है। लोग जो है वो समाज में जी भर के खुशी से रह नहीं पाते हैं। इवन लोग जो है वो जो सोशल फंक्शंस हैं उसे भी पूरी हर्षोल्लास के साथ नहीं एंजॉय कर पाते हैं, और इस रिजल्ट क्या होता है, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के बीच का जो रिलेशन है वो उसमें अड़चने पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो टेररिज्म का असर देखा हमने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक असर क्या क्या है। Because of terrorism, conducive atmosphere for development of business and industry is not created, so the business and trade relations are adversely affected. आतंकवाद होने की वजह से जो माहौल ऐसा बन जाता है जहाँ पर किसी भी तरीके का बिजनेस करना है, एक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना है या फिर ट्रेड करना है, वो संभव नहीं हो पाता। इसी वजह से भले वो व्यापार है, रिलेशंस हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर निकल के आता है, क्योंकि लोग डर की वजह से किसी भी तरीके के ट्रेड को करने में, बिजनेस को करने में घबराते हैं। ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पे उनको आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है, बिजनेस वो सही से चला नहीं पाते हैं, इंडस्ट्रीज को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं, लोग उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। Some terrorist organization extort money from rich industrialist employees and businessmen. कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो उनका एक झुंड है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमीरों से पैसा छीन लेते हैं, मांगते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा ले लेते हैं, और छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वो पैसा ले लेते हैं, छीन लेते हैं। टेररिस्ट आर एंगेज्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्लैक मनी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन द कंट्री। टेररिस्ट जो हैं वो सीधे सीधे तरीके के असामाजिक जो भी कार्य है उससे जुड़े हुए होते हैं, जिसमें खास करके ड्रग्स को बेचना, लेना, काला धन का व्यापार करना, काला धन लोगों से लेना या फिर जमा पूंजी करना। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आर्थिक समस्याएं वो भी बढ़ती हैं, और जिसकी वजह से सफ़र कौन करता है, कोई भी देश जहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। टेररिस्ट डिस्ट्रॉय रेलवे, रेडियो स्टेशंस, रोड्स, ब्रिजेस, अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस एक्सेट्रा। crores of rupees have to be spent to re-establish them. जहाँ कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है उससे विनाश होता है, भले वो रेलवे पे किया गया और रेडियो स्टेशन को तोड़ने की बात हो जाए, रोड हो जाए, पुल को तोड़ने की बात हो जाए, या जो भी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जब वो टूटती हैं तो उसको दोबारा से बनवाने के लिए करोड़ों के खर्चे लग जाते हैं गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी होती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड crores of rupees फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। हर साल गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं सेफ्टी के लिए और प्रोटेक्शन यानी सिक्योरिटी के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म स्टेट एंड नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री हैव टू सफर अ ग्रेट लॉस, क्योंकि आतंकवाद इस लेवल तक बढ़ चुका है हर स्टेट में, खास करके उन स्टेट्स में
जिनके साथ हम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, नेशनल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें या ट्रांसपोर्टेशन के जो इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में बात करें या टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं कि हमें वहाँ पे बिजनेस करना चाहिए या नहीं, वहाँ घूमने फिरने जाना चाहिए या नहीं। Thus, terrorism is socially as well as economically harmful. Thus, it's necessary to solve this problem. तो हम कह सकते हैं आतंकवाद भले वो सामाजिक तौर पे परेशान करे या आर्थिक तौर पे परेशान करे, दोनों का असर जो है वो काफ़ी खतरनाक देखने को मिलता है, इसलिए इस समस्या का समाधान करना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये हमने देखा सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।